नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यालय अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने शहर के पार्कों और उद्यान विभाग के विकास कार्यों को लेकर के कड़ा रुख अपनाया है। बोर्ड रूम सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने विकास कार्यों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई। सेक्टर 62 स्थित डी पार्क के नवीनीकरण को लेकर के अंतिम चेतावनी जारी की। बैठक में सेक्टर 62 स्थित डी पार्क के सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा के दौरान एसीईओ ने देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 सितंबर 2026 तक हर हाल में कार्य पूर्ण होना चाहिए। वहीं सेक्टर 94 स्थित जापानी पार्क के लिए 15 जुलाई 2026 की समय सीमा तय की गई, ताकि वृक्षारोपण पूरा करके इसका लोकार्पण किया जा सके। आगामी मानसून को देखते हुए वंदना त्रिपाठी ने पुराने पेड़ों की छटाई और सूखी शाखाओं को तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि तेज हवाओं के दौरान किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। वहीं गर्मी के प्रकोप को देखते हुए श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम का समय 7:30 बजे निर्धारित किया गया है सुबह। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ बने हुए। रमेश, क्या कुछ जानकारी? और देखिए सीमा, लगातार नोएडा के अंदर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसको लेकर नोएडा अथॉरिटी के एसीओ के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो भी पार्क है नोएडा के अंदर और ग्रीनरी एरिया है, जैसे हम ग्रीन लाइट देखते हैं, सड़क किनारे ग्रीन लाइट लगी होती है, तो वहाँ पे हम देखते कई बार पानी नहीं पड़ा होता, वह सूखे रहते हैं, पेड़ पौधे नजर जाते हैं। उनको लेकर इन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि जितने भी ग्रीन लाइट है उनका रखरखाव सही से किया जाए, वहाँ समय पर पानी दिया जाए, खाद दिया जाए, ताकि जो पेड़ है वो हरे भरे रहे। वहीं अगर डी पार्क की बात करें, सेक्टर 62 के जो डी पार्क है वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय। अगर अभी आप वहाँ जाते हैं, पार्क की स्थिति देखते हैं मौके पे, तो वहाँ पे बाउंड्री वॉल टूटी हुई है और जो घास है वो उखड़ी हुई है। वहाँ पे झूले थे जो बच्चों से वो नहीं है, और साथ ही साथ वहाँ एक तालाब टाइप से, झील टाइप से छोटी सी झील बनाई हुई थी जो आर्टिफिशियल झील थी। इसमें बोटिंग होती थी। इस झील में लगभग कई सालों से पानी ही नहीं है, वो वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रही है। तो ऐसे जब ये वाटर पार्क की जो बात करें, पार्क की डी पार्क का जो सौंदर्यीकरण है वो नहीं हो पा रहा, उसको लेकर एसीओ के द्वारा निर्देशित किया गया, अल्टीमेटम दिया गया कि लास्ट वार्निंग है, आप इसे तत्काल करिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा ये भी देखा जा रहा है कि सड़कों पर और जो गमले लगे होते हैं बड़े बड़े, आपने गमले देखेंगे नोएडा की सड़कों पर, जब आप निकलेंगे फ्लाईओवर के बीच में डिवाइडर पर बड़े बड़े गमले रखे हैं, उन गमलों को और जो धूप है, धूप से बचाने के लिए और नेट का प्रयोग किया गया, ग्रीन नेट लगाई गई है, ताकि वो जो गमले हैं वो मुरझाए ना। क्योंकि ये जो पौधे लगाए हैं वो विदेशी नस्ल के पौधे हैं, और ये जो पौधे हैं इनका रखरखाव के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को तैनात किया गया है। नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारी इस चीजों पे और गौर फरमा रहे हैं। वहीं और एसीओ के फरमान के बाद ये एक्शन में नजर आ रहा है, तो नोएडा प्राधिकरण लगातार देख रहे हैं कि सड़कों पर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो निकल रहे हैं और पेड़ों का रखरखाव कर रहे हैं। कहीं से कोई पानी दे रहा पेड़ों को, तो कहीं उनकी बुनाई बुनाई कर रहे हैं। तो लगातार और इस तरीके से जो खबरें थी पार्कों का रखरखाव हो रहा, उसको लेकर प्राधिकरण ने मीटिंग करी और मीटिंग में ये तय किया कि हम नोएडा के सभी पार्कों को, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया का पार्क हो, चाहे वो रिहायशी एरिया का पार्क हो, और वो कहीं का भी पार्क हो, लेकिन उस पार्क का रखरखाव हम करेंगे और उसे ग्रीनरी में कन्वर्ट करेंगे, ताकि पर्यावरण को फायदा मिल सके और आम लोगों को भी इस चीज का फायदा मिल सके कि वो लोग अपने आसानी रूप से इस पार्कों में आए और यहाँ पे पर्यावरण का आनंद उठा सके। सीमा के साथ ही अगर बात करें नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली से सवाल उठने लाजमी है। नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली ऐसी है कि हम जो सड़कों पर निकलते हैं तो देखते हैं, जो सड़क किनारे और जो ग्रीनरी एरिया है वहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, धूल उड़ती है और पानी नहीं होता है। अगर पौधों को सही समय पर पानी मिल जाए तो एक अच्छे हरे भरे पौधे होंगे, और जब हरे भरे पौधे होंगे तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो हमें काफी राहत मिलती है। अगर पेड़ पौधे अच्छी तरीके से हरे भरे और बड़े पेड़ पौधे हैं तो जो धूप है धूप से बचने के लिए छांव मिलती है। ठीक है रमेश, अब नजर बना के रखिएगा, आगे और भी विषयों पर जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां तोशियाना गांव से यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहां पर एक प्राथमिक विद्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली ड्रेस पहने छोटे छोटे बच्चे हाथों में झाड़ू लेकर स्कूल की साफ सफाई करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में एक छात्र स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगे होने के कारण दीवार पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें, गांव वालों का आरोप है कि स्कूल की प्रधान अध्यापिका ने गांव की ओर खुलने वाले गेट पर ताला लगवा दिया है।
पीछे की दीवार तोड़ करके नया रास्ता बना दिया गया है ताकि अधिकारी गांव के वास्तविक स्थिति से अनजान रहें। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि शिक्षक अक्सर स्कूल देर से पहुंचते हैं, लेकिन बच्चों को सुबह जल्दी बुला करके उनसे झाड़ू लगवाई जाती है। वायरल वीडियो के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रमेश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से जानकारी साझा करें। की बात करें ग्रेटर नोएडा के सियाना गांव है, जो कि मेचरा के पास में पड़ता है, हिंडन नदी किनारे गांव है। उस गांव के मेन रोड पर एक प्राथमिक विद्यालय, उस प्राथमिक विद्यालय से एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई है, ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पे छोटे छोटे ननिहाल झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं और शासन व्यवस्था पर सवाल उठाता है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सवाल पूछती है वो वीडियो, और जो इस तरीके का अविश्वसनीयता हो रहा है वो भी स्कूल में, क्योंकि बच्चे यहाँ शिक्षा लेने आते हैं। ननिहाल है, छोटे छोटे 5 साल 7 साल के बच्चे हैं, 8 साल इनकी उम्र है, ये सारे पहली और दूसरी क्लास में पढ़ना है। इनके हाथों में झाड़ू देख के और बड़ा दुख होता है और शासन प्रशासन से सवाल भी किया जाता है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और ये बहुत ही बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी इन चीजों पे गौर नहीं करते, वो देखते नहीं, निरीक्षण नहीं करते कि मौके पे क्या स्थिति बनी हुई है। ये जो सुतियाना गांव की वीडियो है, इसमें साफ तौर पर दिखेगा छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लेकर और उसका जो प्रांगण है, स्कूल प्रांगण है, उसकी सफाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक वीडियो और आया कि जो इसका मेन गेट है उस पर ताला लगा हुआ है, ताला जड़ा हुआ है, उसकी दीवार को फांदकर बच्चे गेट से बाहर आने के लिए मजबूर है, क्योंकि इसके स्कूल का जो एक गेट है वो पीछे बनाया गया है और उस पीछे वाले गेट से आना जाना होता, मेन गेट पर ताला लगा दिया गया ताकि यहाँ से एंट्री एग्जिट ना हो। इसका अभी तक कोई सवालों का जवाब नहीं है, आखिर ताला क्यों लगाया है, स्कूल प्रबंधन ने ताला क्यों लगाया। और बात करें स्कूल की सफाई को लेकर सफाई कर्मी तैनात किए जाते हैं स्कूल में, लेकिन उसके बाद जब ये छोटे छोटे ननिहाल सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं और बेहद ही चिंता का विषय है। और वहीं शिक्षा अधिकारी से जब उनने बात करने की कोशिश करी, अभी नहीं हो पाया है। अब देखना होगा उनका क्या बयान आता है, इस मामले पर क्या एक्शन आता है, क्योंकि छोटे बच्चों से झाड़ू लगाना बेहद ही गलत है। और स्कूल की बिल्कुल, हालांकि क्या इस पर किसी तरह की कोई सफाई दी गई है स्कूल प्रबंधन के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा कोई बयान इस पर? देखिए, अभी सभी लोग सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से और जिला अधिकारी से संपर्क करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनका क्या बयान आता है, इस पर क्या वो कहना चाहेंगे और क्या कितना एक्शन इस पर ले रहे हैं। और हमारे हिसाब से तो इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो मौजूदा वहाँ पे टीचर्स हैं जिनकी वजह से ये चीज हो रही है कि बच्चे वहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, जबकि बच्चे पढ़ने आते हैं, शिक्षा के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए होता है। इस माहौल में बच्चे पढ़ने आते हैं तो वहाँ पे पढ़ने की जगह जब बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं तो उसके लिए जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वहाँ पे बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी रमेश उसमें किस तरह की कार्यवाही होती है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां नोएडा के जिला न्यायालय में आगामी 9 मई को आयोजित होने वाले लोक अदालत को लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज अतुल कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम, बिजली और परिवहन विवाद समेत कई मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। इस बार वर्चुअल माध्यम से भी मामलों की सुनवाई और समाधान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जज ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत के फैसले के बाद किसी अन्य अदालत में रिवीजन दाखिल नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन द्वारा लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई 2026 को किया जा रहा है। इस लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों का यह प्रयास है कि जो पूर्व से चिन्हित 9 लाख मुकदमे हैं, हम उसके निस्तारण में सफलता प्राप्त कर सके। इस लोक अदालत में वैवाहिक प्रकृति के वाद, ऐसे छोटे वाद जिनमें पक्षकार संधि करना चाहते हैं, मोटर दुर्घटना से संबंधित वाद तथा राजस्व न्यायालयों से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी के कन्नौज में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत दलित बहुल 47 गांव मॉडल गांव बनाए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग ने संबंधित विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। गांव के लिए 20-20 लाख रुपए का बजट भी जारी किया गया है। वहीं योजना में स्कूल, डिजिटल लाइब्रेरी, सड़क, पेयजल, सोलर लाइट सुविधाएं विकसित होंगी। पहले चरण में 20 गांवों का कार्य पूरा हो चुका है।
2026-27 में बाकी 27 गांव जो मॉडल गांव बनाए जाएंगे। योजना के तहत 500 से की आबादी वाले ऐसे गांवों को चुना गया है जिनकी 40% आबादी SC/ST है। भारत सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत ऐसे गांव चयनित होते हैं जिनकी जनसंख्या 500 के ऊपर है और उस जनसंख्या में 40% से ज़्यादा अनुसूचित जाति की आबादी है। ऐसे गांव चयनित होते हैं। अपने जनपद में कन्नौज में वर्तमान में अब तक जब से चल रही 47 गांव ऐसे चयनित हुए, जिसमें 24 गांव में काम चल रहा है जिनकी धनराशि कार्यदायी संस्था यूपीएससी को दी जा चुकी है। 23 गांव नए चयनित हुए हैं जिनमें की कार्य योजना तैयार की जा रही है। कार्य योजना तैयार होने के पश्चात उसका अनुमोदन कराकर फिर डिमांड की जाएगी उसके धनराशि आवंटन के लिए। यह एक कन्वर्जेंस की स्कीम है, इसमें सारे विभाग काम करते हैं। जो ये 20 लाख रुपए प्रति गांव मिलता है वह गैप फिलिंग फंड है। जैसे किसी काम में कहीं पैसे कमी आ रही है, उस पैसे को उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपी के रामपुर में दिल्ली नैनीताल हाईवे 87 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां आपको बता दें इसमें पिता और बेटी की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार पिता अपनी बेटी के साथ बिलासपुर की ओर जा रहे थे, तभी रॉन्ग साइड से आ रही एक रोडवेज बस ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दिया, उन्हें कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबरों में बढ़ते आगे, जहां भाजपा मुख्यालय के बाहर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सपा की महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए यहां पर पहुंच गई। बता दें कि महिलाओं को देखते ही भाजपा मुख्यालय का गेट अंदर से बंद कर दिया गया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता गेट पर बैठ करके जोरदार नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में भाजपा समर्थक भी बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। माहौल तनावपूर्ण होता देख पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और सपा महिला कार्यकर्ता को हटाया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी और अखिलेश यादव के पोस्टर लहराए। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भाजपा मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं का ये हंगामा देखने को मिला। महिला कार्यकर्ताओं का ये हंगामा जो है वो देखा गया और अंत में पोस्टर भी लहराया गया। सीएम योगी वर्सेस अखिलेश यादव का ये पोस्टर जो है ये सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लहराया गया। तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर यूपी लखनऊ से, जहां महिला आरक्षण और पीडीए मुद्दों पर यह प्रदर्शन किया गया। यूपी में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू है। इसी कड़ी में मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक किया जाएगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए 7 मई से 21 मई 2026 तक स्वयं गणना अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान लोग आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी परिवार मकान संबंधित जानकारी खुद ही दर्ज कर सकेंगे। पोर्टल हिंदी, अंग्रेजी समेत 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है और प्रक्रिया 15 से 20 मिनट में पूरी की जा सकती है। रामपुर के जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने लोगों से अधिक भागीदारी करने और दूसरों को प्रेरित करने की अपील की। प्रदेश में जनगणना का पहला फेज प्रारंभ हो चुका है। 7 मई से आज स्वगणना शुरू की जानी है। इसके अंतर्गत मैं जनपद वासियों से अपील करूंगा कि आप जो स्वगणना का पोर्टल है उस पर जाके अपना मकान और उसके डिटेल्स को फिल करें। ये बड़ा ही सरल प्रक्रिया इसमें है। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और मकान का जो विवरण है वो भरना है। सभी भाषाओं में ये पोर्टल उपलब्ध है। आप अपनी पसंदीदा भाषा चुन के उसके अनुसार आप अपनी डिटेल्स उसमें फिल कर सकते हैं। और जब आप पूरी डिटेल्स फिल कर लेंगे उसके बाद एक आईडी जनरेट होगी। उस आईडी को आपके पास अपने पास सुरक्षित रखना है। जब हमारे एनुमरेटर्स भ्रमण के दौरान आपके घर आएंगे तो वो आईडी आपको दिखानी है। उसके आधार पर वो आपकी जो स्वगणना आपने की है उसको कंफर्म करेंगे। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में स्वगणना में आप लोग शामिल हों।
यूपी के सीतापुर में एक भीषण सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। पूरा मामला थाना रामपुर कला क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सड़क पर घूम रहे आवारा पशु को बचाने के चक्कर में वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम ने जाम की समस्या को देखते हुए बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर आयुक्त प्रशांत नागर के निर्देश पर टीम ने प्रमुख बाजारों और सड़कों पर अवैध कब्जों को बुलडोजर की मदद से हटाया। अभियान के दौरान सड़क किनारे बने अस्थायी निर्माण, अवैध चबूतरे और यातायात में बाधा डालने वाले सामान को हटाया गया। कई मल्टी स्टोरी भवनों को भी चिन्हित किया गया जो बिना स्वीकृत नक्शे के बने थे। नगर निगम ने ऐसे भवन स्वामियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। शासन की मंशा अनुसार जो शहर में जाम की समस्या बनी हुई है और जैसे कि अभी नाले भी सफाई हो रही है, तो कई जगह हमें ये संज्ञान में आ रहा है कि अतिक्रमण हुआ है, जिसकी वजह से ये जाम की समस्या है या हमारे नाले साफ़ नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी सभी जगहों पर एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हों, तो अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। और आपके चैनल से मैं भी कहना चाहता हूं कि सभी जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं उसे हटा लें। ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि हमें कार्रवाई करनी पड़े, आप लोग स्वयं ही उसे हटा लें। सर, नई नई बिल्डिंगें भी ऐसा देखा जा रहा है कि बन रही हैं, शोरूम खुल रहे हैं, मगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है सर, तो उनके लिए सर किस तरह की? नहीं, ये मैटर मेरे संज्ञान में आया है, तो सभी जो जोन वाइज हमारे जेई बने हुए हैं उनको मैंने टारगेट दे दिया है। वो लोग एक लिस्टिंग कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन सी नई बिल्डिंग है और कौन कौन सा निर्माण हो रहा है। जैसे ही वो लिस्ट हमारी तैयार हो जाएगी हम सभी को नोटिस भेजेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी के नोएडा में सेक्टर फेज 1 थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय दोपहिया वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 17 चोरी की बाइक, स्कूटी बरामद की है। इसके अलावा 8 चोरी और छीने हुए मोबाइल फोन और 3 अवैध चाकू भी मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि आरोपी एनसीआर क्षेत्र में रेकीकार घरों और फैक्ट्रियों के बाहर से वाहन चोरी करते थे। गिरोह का सरगना सूरज उर्फ चिढ़ा, जिस पर चोरी और लूट के 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। आज इसी क्रम में थाना क्षेत्र फेज 1 में 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके कब्जे से कुल 17 दोपहिया वाहन जो है वो बरामदगी हुई है, जिसमें से 15 मोटरसाइकिल हैं और 2 स्कूटी हैं। साथ ही साथ मोबाइल चोरी और स्नैचिंग के 8 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जो कि विभिन्न थाना क्षेत्रों से इनके द्वारा चोरी या मोबाइल की छीना झपटी की गई थी। आज इनको गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया और अभियुक्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये दिन के समय रेकी करते थे। ऐसे स्थान फैक्ट्री एरिया के आसपास, पार्कों के आसपास ये पहले देख लेते थे और जब इनको मौका लगता था तब वहां से दोपहिया गाड़ियों की चोरी कर लेते थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी के लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में सचिन यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि सचिन की हरकतों से परेशान होकर के उसके जीजा और साले ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। 3 मई को शराब और मुर्गा पार्टी के बहाने उसे बुलाया गया। नशे की हालत में उसी के तमंचे से कनपट्टी में गोली मार करके हत्या कर दी गई। को थाना सुशांत गोल्फ सिटी में एक युवक का शव बरामद हुआ था। उक्त प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। थाना सुशांत गोल्फ सिटी एवं एसओजी सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर घटना का अनावरण किया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम कमल सिंह यादव और संतोष कुमार यादव है। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि सचिन यादव एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसके ऊपर मारपीट के मुकदमे थे, 307 के मुकदमे थे, आए दिन इनको धमकाता था। इन दोनों की शराब की दुकान के बगल में एक गुमटी थी, जिसमें सिगरेट, गुटखा ये सभी बेचा करते थे। इनकी दुकान पर आकर
इनसे फ्री में सामान लेता था, धमकाता था, इनसे पैसे भी ले लेता था, इनको कार्य करने में बाधा करता था, जिसकी वजह से इनका काम भी बंद हो गया था। ये दोनों इससे त्रस्त थे। इसी के चलते इन्होंने सचिन की हत्या करने का प्लान बनाया। लखनऊ के थाना वजीरगंज पुलिस ने मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की चेन लूटने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीनी गई पीली धातु की चेन, घटना में इस्तेमाल पल्सर बाइक और स्कूटी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नशे और शौक पूरे करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। करीब 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने गिरोह तक पहुंची गई। पुलिस कार्रवाई में कमलेश दीक्षित के निर्देशन में की गई। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित किया गया। इसमें कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये बेसिकली ये रहने वाले सहारनपुर के हैं और जो अब लखनऊ में रह रहे हैं। ये 4 हैं हैदर अली, मोहम्मद साहिल, सारिक अली और इमरान। पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और वजीरगंज में उस दिन घटना के बाद से ये प्रकाश में आई। इनसे एक स्कूटी और एक बाइक बरामद हुई है और वो लगभग 21-22 ग्राम का सोने का इनका चेन बरामद हुआ है। जेल भेजा जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य जनपदों में भी इनके द्वारा घटना की गई है और उसके संबंध में भी जानकारी की जा रही है। बेहद शातिर गिरोह है, शातिर लोग हैं और इनके विरुद्ध पूरे प्रदेश में अन्य थानों से भी जानकारी की जा रही है कि कहां-कहां घटनाएं इनके द्वारा कारित की गई। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।